नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। इंडियन ईयरबुक की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो भारतीय लोकतंत्र का अंग है वह किस प्रकार से है, उसके विषय में हम काफी डिटेल से जानेंगे। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था के विषय में। जब हम भारतीय लोकतंत्र को देखते हैं तो इसके 4 पिलर हमको मिलते हैं। कौन से? एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है किसका? लोकतंत्र का। तो यह आप ध्यान रखिएगा, जो भारत की संसद है या संघ की विधायिका है, अभी हमने जैसे देखा विधायिका एक पार्ट है किसका? लोकतंत्र का। उसी तरह आप ध्यान रखिए कि जो संसद है वह विधायिका है। तो इसके 3 भाग है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यह बार बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग है। राज्यसभा के विषय में देखें तो 250 कुल सदस्य इसके हमको मिलते हैं। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, 238 का चुनाव जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, और जो राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुनाव होगा। जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव संसद द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत होगा। तो राज्य विधानसभा में आप ध्यान रखिएगा केवल वह सदस्य भाग लेंगे जिनका चुनाव हुआ है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हुई है, वह राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के समय वोटिंग नहीं कर। दूसरा आप यह भी ध्यान रखिएगा कि जो राज्य विधान परिषद है वह राज्यसभा की वोटिंग में भाग नहीं लेती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, मतलब यह कभी विघटित नहीं होती है। इसके जो 1/3 सदस्य है वह हर 2 साल में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, यह आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा के विषय में देखें तो वयस्क पदाधिकारियों द्वारा सीधा निर्वाचन किया जाता है। जैसे लोकसभा के वर्तमान चुनाव आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर है और वोटर लिस्ट में उनका नाम है वह सारे लोग वोट दे सकते हैं। इसके लिए लोकसभा के सदस्यों के चयन के लिए और लोकसभा के सदस्य ही आपस में मिलकर अपना मुखिया चुनते हैं, और उस मुखिया को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। यह भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट सी बात है कि जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा का हो ऐसा कोई शर्त नहीं है, मतलब वह राज्यसभा से भी हो सकता है, जिसको लोकसभा के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री घोषित करें। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अधिकतम सदस्य संख्या 550, पहले कितनी थी? 552। ये जो 2 एंग्लो इंडियन थे इनको अब समाप्त कर दिया गया है। तो 530 सदस्य राज्यों के द्वारा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन थे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, लेकिन 126वां संविधान संशोधन बिल आया और 104वां संविधान संशोधन एक्ट आया। यह बिल है, यह एक्ट है, ध्यान रखिएगा। 126वां बिल है, 104वां एक्ट है। उसके तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसको हम देखें तो यह हमको मिलती है कितनी? 542। अधिकतम कितनी है? 550। यह आप ध्यान रखिएगा। 523 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से। 84वां संविधान संशोधन विधेयक 2001 क्या कहता है कि जो लोकसभा की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। मतलब कितने सदस्य लोकसभा में हो वह जनसंख्या पे डिपेंडेंट है कि जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सदस्यों की संख्या घटती या बढ़ती है। आधार जिसको बनाया गया है वह 1971 की जनगणना है। तो 1971 की जनगणना के समय जितनी जनसंख्या थी उसी के अनुपात में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। यह आप ध्यान रखिएगा। 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। मतलब 2026 तक जो भी जनगणना होगी उसके आधार पर कोई फेरबदल नहीं होगा। 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी उसके आधार पर ही लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकेगी। लोकसभा का कार्यकाल अगर हम देखें तो जब भी इसकी पहली बैठक होगी उससे 5 साल का कार्यकाल हमको दिखता है। आपातकाल स्थिति में इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा, और आपातकाल जब भी समाप्त होगा उसके 6 माह के भीतर ही चुनाव कराना अनिवार्य है। मतलब आपातकाल मान लीजिए लगा दिया गया और आपातकाल लगाने के बाद 1 साल तक यह आपातकाल लागू रह सकता है। मान लेते हैं इसी स्थिति में इस आपातकाल को आगे बढ़ाना पड़े तो एक बार में क्या होगा? फिर से इसको 1 साल के लिए बढ़ाएंगे। लेकिन जब यह आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके समाप्त होने के 6 माह के भीतर ही चुनाव कराना होगा,
यह भी एक अनिवार्य शर्त है। अब तक हम देखें तो कुल 17 लोकसभाएं गठित हो चुकी हैं। तो संसद के सदस्य हैं, उनके लिए योग्यता क्या है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु, यह आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया, तो यह आप ध्यान रखिएगा। संसद के कार्य और शक्तियां क्या है, यह भी हम देख लें। तो कानून बनाने का काम है, प्रशासन की देखरेख का काम है, बजट पारित करने का काम है, विकास योजनाओं का निर्माण करने का काम है, राष्ट्रीय नीतियां बनाने का काम है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा यहाँ हो और देश के अंदर या बाहर किसी भी मुद्दे पर इस पे चर्चा की जा सकती है। संसद के कार्य और शक्तियां अगर हम देखें फिर से, तो कुछ अन्य कार्य भी हमको दिखते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है, नियंत्रण या महालेखा परीक्षक है, उन सब पर अगर उनको हटाना है अपने पद से, तो जो प्रक्रिया है वह भी संसद में ही पूरी की जाएगी। तो सामान्य काल आपने देख लिए। दूसरा जो शक्तियां हैं, कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्त लोगों को हटाने के लिए वह सारी प्रक्रिया कहाँ होगी? संसद में। राष्ट्रपति के विषय में अगर हम देख लें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा इनका चुनाव होगा। संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। योग्यता क्या है? अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु हो और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है, क्या उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये जो 35 वर्ष की आयु वाली शर्त है, यह शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 के विषय में देखें तो यह राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की व्यवस्था देता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना है अपने पद से, तो उसकी व्यवस्था इस अनुच्छेद में हमको मिलती है। त्याग पत्र के विषय में देखें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा कौन? राष्ट्रपति। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह, अगर वह भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। क्रम जरूर आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं तो वरिष्ठ न्यायाधीश, इसका सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या है वह समझे। तो कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जो कार्यपालिका कार्य करती है वह सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राज्य की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है यह। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम करेगा, उसका सत्रावसान करने का काम करेगा, संसद को संबोधित करेगा, लोकसभा को भंग करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है, बजट और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफारिश करेगा, विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करेगा। आप इसके प्रोविजन सब देखेंगे। राज्यसभा लोकसभा किसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। कुछ इस तरह के प्रोविजन हैं। समाधान करने का अधिकार और राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार, यह सारे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया अगर हम समझे तो संसद के किसी भी सदन में यह प्रारंभ हो सकती है। यह आप ध्यान रखिएगा। मतलब राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में से किसी एक में यह प्रारंभ हो सकता है। जो सदन के 1/4 सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित आरोप द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और अगर महाभियोग 2/3 बहुमत से पास हो गया तब इसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा और अगर दूसरे सदन में भी पास हो गया तो राष्ट्रपति को क्या? त्याग पत्र देना होगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं राज्यसभा में यह पास हो रहा है, राज्यसभा में 100 सदस्य हैं, तो सबसे पहली चीज तो 25 सदस्य मतलब 1/4 इनको क्या करना होगा? हस्ताक्षरित मतलब सिग्नेचर करके आरोप पत्र दाखिल करना होगा और इसकी सूचना दी जाएगी किसको? राष्ट्रपति को, वह भी 14 दिन पहले। तो 1/4 सदस्य ऐसा करेंगे सबसे पहली चीज। फिर इस पे होगी बहस कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए और उसके बाद उस पे होगी क्या? वोटिंग। वोटिंग में अगर 2/3 सदस्य, 2/3 मतलब 75 सदस्य, अगर 100 है राज्यसभा में सदस्य संख्या तो 75 सदस्य यह कहेंगे कि हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति को हटा दिया जाना चाहिए। फिर यह जाएगा कहाँ? लोकसभा में। और फिर लोकसभा में क्या होगा? यही 2/3 सदस्य ऐसा समर्थन देंगे। मतलब अगर मान लेते हैं लोकसभा में 200 सीट है तो 2/3 सदस्य उसके 150 सदस्य यह भी समर्थन देंगे कि हाँ बिल्कुल राष्ट्रपति को हटा दिया जाना चाहिए। और जब यह दोनों जगहों से पास हो जाएगा उस डेट को राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होगा। लेकिन अगर यही व्यवस्था लोकसभा से प्रारंभ हो तो 1/4 सदस्य मतलब अगर 200 सदस्य संख्या है लोकसभा की
तो 50 सदस्य सबसे पहले आरोप लगाएंगे अपने सिग्नेचर के साथ, फिर बहस प्रारंभ होगी, 2/3 सदस्य पास करेंगे, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां अगर पास होता है तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। कुछ इस तरह का प्रोविजन है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें कौन भाग लेगा यह आप ध्यान रखिए। वोटिंग में भाग कौन ले रहा था, आपने देखा जितने निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में नामांकित सदस्य भी शामिल होंगे, यह आप ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के विषय में अगर हम देख ले तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा सिलेक्ट होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें आप ध्यान रखिए निर्वाचित भी और नियुक्त दोनों शामिल होंगे। योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। राष्ट्रपति के लिए क्या था, लोकसभा। उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, राज्यसभा। अनुच्छेद 67B में क्या है कि जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है वह इसमें दिया गया है। 61 किसके लिए था, राष्ट्रपति के लिए। 67 किसके लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए। कार्य क्या है इसके, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे ही राज्यसभा का जो सभापति होगा वह कौन होगा, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह कार्यभार संभालेगा किसका, राष्ट्रपति का। यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, वह भी आप ध्यान रखिए कि जब वह राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति के पद पर वह काम कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वह काम नहीं कर सकता है। अगला देखिए आप, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, जिसको संसद के सदस्य बहुमत से चुनेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होगी और बाद में इन मंत्रियों के द्वारा मंत्रिपरिषद बनेगी। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, लोकसभा के लिए, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रपति के लिए। यह भी आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद में आप ध्यान रखिएगा कि कितने तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। तो 3 तरह के मंत्री आपको मंत्रिपरिषद में मिलेंगे। तो इस तरह से जो भारत की संसदीय व्यवस्था है और उसके जो प्रमुख प्रावधान है उनको हमने देख लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।